आज अपन पढ़ेंगे स्ट्रेस साइकिल, ठीक है ना। स्ट्रेस साइकिल क्या होता है? तो दो स्ट्रेस के बीच की अवधि को स्ट्रेस साइकिल कहते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रेस साइकिल किसको बोलते हैं? दो स्ट्रेस के बीच की अवधि को स्ट्रेस साइकिल कहते हैं, ठीक है ना। और अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मादा पशु में वयस्कता के बाद, एक उम्र के बाद हार्मोन द्वारा नियंत्रित एक चक्र का आना, एक निश्चित उम्र हो जाती है उसके बाद हार्मोन के कंट्रोल में एक चक्र नियमित रूप से चलता है, जिसे स्ट्रेस साइकिल बोलते हैं। वयस्क मादा पशु में एक अवधि अंतराल के बाद बार बार जनन हार्मोन के द्वारा शारीरिक परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। इसे सामान्य पशु का गर्मी में आना, हीट में आना कहते हैं। जो स्ट्रेस चक्र की सामान्य औसत अवधि होती है वो 18 से लेकर 24 दिनों तक की हो सकती है, जबकि इस मतकाल की अवधि जो अलग अलग पशु में अलग अलग होती है 12 घंटे से लेकर 8 घंटे तक हो सकती है। अपन आज कुछ देखने वाले हैं शब्दावली, स्ट्रेस साइकिल से संबंधित कुछ नॉर्मल से शब्दावली, उनको देखते हैं अपन। सबसे पहले देखते हैं मोनो स्ट्रेस या मोनोसाइक्लिक। क्या देख रहे हैं? मोनो स्ट्रेस या मोनोसाइक्लिक। ये क्या होता है कि वे प्रजातियां जो वर्ष में एक बार मत प्रदर्शित करती है, जैसे जंगली पशु, भेड़िया, भालू, कुत्ता। क्या बोला कि वर्ष में एक बार मत प्रदर्शित कौन करता है? मोनो स्ट्रेस या मोनोसाइक्लिक। क्या होते हैं? वे प्रजातियां जो वर्ष में एक बार मत प्रदर्शित करती है, मोनो स्ट्रेस या मोनोसाइक्लिक एनिमल कहलाते। जैसे जंगली पशु आते हैं, इसके अंतर्गत भेड़िया आता, आलू आता और भालू और कुतिया, ठीक है ना। जंगली पशु, भेड़िया, भालू और कुतिया। फिर आता है डाई स्ट्रेस। डाई स्ट्रेस किसको बोलते हैं? वे प्रजातियां जो वर्ष में 2 बार, नॉर्मली अगस्त और जनवरी में, ठीक है ना। वर्ष में कितनी बार? 2 बार, और नॉर्मली अगस्त और जनवरी में मत प्रदर्शित करते हैं, इसे डाई स्ट्रेस बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल आता है कुतिया। क्या आता है भैया? कुतिया। कुतिया वर्ष में 2 बार, अगस्त और जनवरी में, तो डाई स्ट्रेस, ठीक है ना। कुतिया को अपन मोनो स्ट्रेस या मोनोसाइक्लिक में भी ले सकते हैं और डाई स्ट्रेस में भी ले सकते हैं। अगला अपने पास आता है पॉली स्ट्रेस या पॉलीसाइक्लिक। क्या आता है? पॉली स्ट्रेस या पॉलीसाइक्लिक। तो पॉली स्ट्रेस या पॉलीसाइक्लिक क्या होता है? वे प्रजातियां जो वर्ष में अनेक बार मद में आती है, कई बार मद में आती है, जैसे गाय, भैंस, सूरी, ठीक है ना। वे प्रजातियां जो वर्ष में अनेक बार मद में आती है, गाय, भैंस, सूरी, ठीक है ना। फिर आता है सीजनली पॉली स्ट्रेस। अब सीजनली पॉली स्ट्रेस क्या होता है सुनिएगा। वे प्रजातियां जो एक ऋतु में कई बार, मतलब एक पर्टिकुलर मौसम में कई बार हिट में आती है, ठीक है ना। इन प्रजातियों को फिर 2 भागों में बांट देते हैं अपन, शॉर्ट डे ब्रीडर और लॉन्ग डे ब्रीडर। शॉर्ट डे ब्रीडर में क्या होता है? छोटे दिन वाली वे प्रजातियां जो साल के छोटे दिन, बोले तो सर्दी ऋतु के दौरान मद में आती है, जैसे भेड़, बकरी। फिर आता है लॉन्ग डे ब्रीडर। लॉन्ग डे ब्रीडर किसको बोलते हैं? वे प्रजातियां जो साल के बड़े दिनों, ग्रीष्म ऋतु के दौरान हीट में आती है, जिसे लॉन्ग डे ब्रीडर बोलते हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं अपन? सीजनली पॉली स्ट्रेस। वे प्रजातियां जो एक ऋतु में कई बार मद में आती है, ठीक है ना, कोई से एक पर्टिकुलर ऋतु में, जैसे अधिकतर तो सर्दी ऋतु बोल सकते हैं अपन, और ग्रीष्म ऋतु। 2 प्रकार की ऋतुएं होती है। तो कौन से जानवर सर्दी में आते हैं, कौन से ग्रीष्म ऋतु में आते हैं, तो इसको समझने के लिए इसको 2 भागों में बांट दिया गया। पहला आता शॉर्ट डे ब्रीडर, दूसरा आता लॉन्ग डे ब्रीडर। शॉर्ट डे ब्रीडर किसको बोलते हैं? वे प्रजातियां जो साल के छोटे दिनों में, बोले तो सर्दी ऋतु के दौरान मद में आती है, जैसे भेड़, बकरी, साल के छोटे दिनों में, बोले तो सर्दी ऋतु में। वहीं आता है लॉन्ग डे ब्रीडर। वे प्रजातियां साल के बड़े दिनों में, बोले तो ग्रीष्म ऋतु के दौरान हीट में आती है, ठीक है ना। लॉन्ग डे ब्रीडर कहलाता है। उदाहरण घोड़ी। घोड़ी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल याद रखना है, लॉन्ग डे ब्रीडर का है। आगे देखते हैं अपन कुछ और शब्दावली। मोनोटोकस या यूनिपेरस। क्या होता है? मोनोटोकस या यूनिपेरस वे प्रजातियां जो प्रसव के दौरान एक भ्रूण को जन्म देती है। क्या बोल रहा हूँ? मोनोटोकस या यूनिपेरस वे प्रजातियां जो प्रसव के दौरान एक भ्रूण को जन्म देती, जैसे गाय, भैंस और घोड़ी। क्या बोले? मोनोटोकस या यूनिपेरस के बारे में। वे प्रजातियां जो प्रसव के दौरान एक भ्रूण को जन्म देती है, मोनोटोकस या यूनिपेरस प्रजातियां कहलाती, जैसे गाय, भैंस और घोड़ी।
फिर आता है अपने पास पॉलीटोकस या पॉलीपेरस। क्या होता है ये, सुनिएगा। वे प्रजातियाँ जिनमें प्रसव के दौरान 2 या 2 से अधिक भ्रूण पैदा होते हैं। मोनोटोकस या यूनिपेरस में 1 भ्रूण, और पॉलीटोकस या पॉलीपेरस में वे प्रजातियाँ जिनमें प्रसव के दौरान 2 या 2 से अधिक भ्रूण पैदा होते हैं, जैसे कुतिया, सुअर और भेड़। क्या क्या आता है इसमें, कुतिया, सुअर, भेड़, बकरी, बिल्ली। वे प्रजातियाँ जिनमें प्रसव के दौरान 2 या 2 से अधिक भ्रूण पैदा होते हैं, ठीक है ना। जैसे कुतिया हो गया, सुअर हो गया, भेड़, बकरी, बिल्ली, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपन। नल्ली पैरा क्या होता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, नल्ली पैरा क्या होता है, तो वे मादा पशु जो गर्भित तो है लेकिन एक बार भी प्रसव नहीं हुआ, प्रेग्नेंट है लेकिन प्रसव अभी नहीं हुआ, उसको क्या बोलेंगे, नल्ली पैरा। वे मादा पशु जो गर्भित तो है लेकिन एक बार भी प्रसव नहीं हुआ हो, नल्ली पैरा। अगला आता है प्रीमी पैरा। अब प्रीमी पैरा क्या है, वे मादा पशु जिनमें एक बार प्रसव हो चुका है, वे मादा पशु जिनमें एक बार प्रसव हो चुका है, प्रीमी पैरा। प्लूरी पैरा क्या है, मादा पशु जिसमें 2 या 2 से अधिक बार प्रसव हो चुका हो, मादा पशु जिसमें 2 या 2 से अधिक बार प्रसव हो चुका हो, प्लूरी पैरा। क्या बोला, नल्ली पैरा गर्भित तो है लेकिन प्रसव नहीं हुआ, प्लूरी पैरा एक बार प्रसव हो चुका है, नहीं सॉरी, प्राइमी पैरा में एक बार प्रसव हो चुका और प्लूरी पैरा में 2 या 2 से अधिक बार प्रसव हो चुका हो, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे मध्य चक्र की अवस्थाएं। मध्य चक्र कितनी है, ऐसे 4 अवस्था मानते हैं, ठीक है ना। मध्य चक्र की नॉर्मली अपन 4 अवस्थाएं मान सकते हैं और 2 भी। देखो कैसे 2 और कैसे 4, सुनिएगा। तो मध्य चक्र की कई अवस्थाएं होती है, लेकिन ये मध्य चक्र का एक निरंतर चलने वाला प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहती है। मध्य चक्र को मुख्य रूप से अगर पूछे तो 2 अवस्थाओं में बांटा गया है, ठीक है ना। मध्य चक्र को मुख्य रूप से 2 अवस्थाओं में बांटा गया है। कौन कौन सी, फॉलिकुलर फेस और ल्यूटियल फेस। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे कि मध्य चक्र को मुख्य रूप से कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है, तो 2 अवस्थाओं, फॉलिकुलर फेस और ल्यूटियल फेस, ठीक है ना। लेकिन क्या बोल रहा हूँ, मध्य चक्र को मुख्य रूप से 2 अवस्थाओं में बांटा गया है, लेकिन इसे समझने के लिए 2 अवस्थाओं को पुनः 2-2 अवस्थाओं में विभाजित किया गया। उन 2 अवस्थाओं को फिर 2-2 अवस्थाओं में विभाजित किया, ऐसे मिलाकर 4 है। मुख्य रूप से तो 2 ही अवस्थाओं में बांटा गया है, लेकिन उन्हें समझने के लिए फिर उन अवस्थाओं को फिर 2-2 अवस्थाओं में बांटा गया, ऐसे मिलाकर कुल 4 अवस्था हो जाती है मध्य चक्र की। देखते हैं कौन सी। सबसे पहले आती है अपने पास फॉलिकुलर फेस, इसको एस्ट्रोजेनिक फेज भी बोलते हैं और प्लोरीफेरेटिव फेज भी बोलते हैं। क्या क्या बोल रहा, पहली अवस्था आती है फॉलिकुलर फेज, एस्ट्रोजेनिक फेज, और इसको प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ते हैं अपन, प्रोस्ट्रस पढ़ते हैं जो नॉर्मली 2 से 3 दिन का होता है, और एस्ट्रस बोलते हैं जो नॉर्मली 1 दिन का होता है। अगला आता है ल्यूटियल फेज, प्रोजेस्ट्रोजेनिक फेज और सेक्रेटरी फेज, ठीक है ना। इसको कितनी अवस्था में बांटा है, देखो इसको फिर 2 उपावस्था, इसकी उपावस्था क्या, मेट स्ट्रेस आती है जो 2 से 3 दिन की होती है नॉर्मली, और डाई स्ट्रेस आती है 4 से लेकर 12 दिन की होती है, ठीक है। 4 अवस्था देखो, मुख्य अवस्था कौन सी, फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज। फॉलिकुलर फेज को फिर 2 उपावस्था में प्रोस्ट्रस और स्ट्रेस। प्रोस्ट्रस 2 से 3 दिन का मान सकते हैं और स्ट्रेस नॉर्मली 1 दिन का होता है। अलग अलग पशुओं में अलग अलग होता है, लेकिन नॉर्मल अपन ये मान सकते हैं। फिर आता है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज को फिर 2 उपावस्थाओं में बांटा गया, मेट स्ट्रेस और डाई स्ट्रेस। जो मेट स्ट्रेस होता है वो 2 से 3 दिन का होता है, डाई स्ट्रेस 4 से 12 दिन का। अब अपन एक एक स्टेज को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे अब पहले अपन देखेंगे प्रोस्ट्रस। देखो प्रोस्ट्रस के मेन पॉइंट देखने के पहले मैं कुछ बता देता हूँ कि प्रोस्ट्रस होता क्या। तो जब मध्य में आने की पहले की अवस्था, यानी स्ट्रेस के पहले की अवस्था क्या है, प्रोस्ट्रस है। जब पशु प्रेग्नेंट नहीं होता है तो पशु की जो पूर्व स्ट्रेस साइकिल के 18वें दिन बाद, क्या पूर्व स्ट्रेस साइकिल के 18वें दिन बाद कार्पस ल्यूटियम सिकुड़ने लगता है, अर्थात रिग्रेस या टूटने लगता है बोल सकते, ठीक है ना। तो जिससे रक्त में कार्पस ल्यूटियम से स्रावित प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है। देखो क्या हुआ कि जब पशु प्रेग्नेंट नहीं हुआ तो 18वें दिन बाद जो कार्पस ल्यूटियम सिकुड़ने लगेगा, तो कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकल रहा था तो नॉर्मली कम ही होगा ना, ठीक है ना। तो इस अवस्था के दौरान क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है,
जब पशु गर्भित नहीं होता, गर्भाशय की जब पशु प्रेग्नेंट नहीं है तो उस अवस्था में गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से PGF2 अल्फा नामक हार्मोन स्रावित होती है, जो कार्पस ल्यूटियम के आकार को कम करते हुए अक्रियाशील कर देती है, ठीक है ना, जिसे रिग्रेस ऑफ कार्पर ल्यूटियम बोलते हैं। क्या बोला, जब पशु प्रेग्नेंट नहीं होता तो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से PGF2 अल्फा नामक हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है ना, जो CL के आकार को कम कर देता है, जिसे रिग्रेस ऑफ कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। फिर बहुत सारे हार्मोन, मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से भी एक हार्मोन निकलता है जिसे GnRH हार्मोन, ठीक है ना, GnRH हार्मोन का उत्पादन होता है। और यह हार्मोन क्या करता है, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से FSH को स्रावित करवाता है। फिर FSH क्या करता है, ओवरी में पहुंचकर फॉलिकल का विकास करता है। इसी के साथ ईस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव निरंतर बढ़ता रहता है, ठीक है ना। ईस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ओविडक्ट की कोशिकाओं में सीलिया का विकास हो जाता है ताकि गर्भाशय में ओवम को स्थानांतरित कर सके। गर्भाशय सर्विक्स वेजाइना की संवहनशीलता बढ़ जाती है, सर्विक्स से ढीली हो जाती है, सर्विक्स वेजाइना से पतला चिपचिपा स्वच्छ पारदर्शी रस्सीनुमा म्यूकस वल्वा के द्वारा बाहर आने लगता है। वेजाइना की आंतरिक परत मोटी हो जाती है। इस चक्र को प्रोइस्ट्रस अवस्था की अंतिम अवस्था कहते हैं। इसमें पशु सहवास के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, इसलिए इसे बिल्डिंग ऑफ पीरियड भी कहते हैं। तो अब आप इतना नहीं देखते हो, अपन सिर्फ मेन पॉइंट देखते हैं क्या होता है प्रोइस्ट्रस में, ठीक है ना। तो इस अवस्था में पशु सहवास के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। पहली बात, इस कारण इस अवस्था को बिल्डिंग ऑफ पीरियड कहते हैं। क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ऑफ पीरियड। वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि बिल्डिंग ऑफ पीरियड किस अवस्था को बोलते हैं, तो प्रोइस्ट्रस अवस्था को बिल्डिंग ऑफ पीरियड बोलते हैं। और इसमें ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, इतना ध्यान में रखना है। इसमें FSH का स्त्रावन बढ़ता है, जिससे क्या होता है, ग्राफियल फॉलिकल का आकार बढ़ता है। FSH का स्त्राव बढ़ता है जिससे फॉलिकल का आकार बढ़ता है, ठीक है ना। ग्राफियल फॉलिकल परिपक्व होकर अंडोत्सर्जन के लिए तैयार हो जाती है। देखो क्या होगा, ईस्ट्रोजन बढ़ेगा, प्रोजेस्टेरोन कम होगा और FSH भी बढ़ता है। FSH का स्त्रावन बढ़ेगा तो फॉलिकल का आकार बढ़ेगा, फॉलिकल जब आकार बढ़ेगा तो परिपक्व होकर अंडोत्सर्जन के लिए तैयार होगी। इतना ही पढ़ना अपन को। अगली स्टेज अपनी आती है ईस्ट्रस। ईस्ट्रस में भी अपन सिर्फ मेन पॉइंट देखते हैं। देखो ईस्ट्रस क्या होता है, इस अवस्था को हीट या ताव भी कहते हैं, हीट या ताव की अवस्था भी कहते हैं। इसे स्टैंडिंग टू माउंटिंग बिहेवियर भी कहते हैं, स्टैंडिंग टू माउंटेड बिहेवियर, ठीक है ना। थोड़ा सा समझ लेते हैं स्टैंडिंग टू माउंटिंग बिहेवियर क्या है। तो स्टैंडिंग टू माउंटिंग बिहेवियर, तो इस अवस्था में जो मादा पशु है ना खड़ा रहता है और नर पशु को संभोग की अनुमति प्रदान करता है। मादा पशु खड़ा रहता है, नर पशु को संभोग की अनुमति प्रदान करता है। इसे स्टैंडिंग ऑफ माउंटेड बिहेवियर कहते हैं। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं अब अपन। इस अवस्था में ग्राफियन फॉलिकल पूर्ण रूप से विकसित हो जाता, पूर्ण रूप से, तथा ईस्ट्रोजन हार्मोन भी अपनी पूर्ण क्षमता के साथ स्रावित होता है। ग्राफियन फॉलिकल पूर्ण विकसित हो गया, ईस्ट्रोजन हार्मोन भी अपनी पूरी क्षमता के साथ स्रावित हो रहा है। वेजाइना से म्यूकस स्त्रावन लंबा रेखित नीचे तक लटका, रोपी, ठीक है ना। क्या बोला कि वेजाइना से जो म्यूकस का स्त्रावन होगा ना वो लंबा और रेखित होगा, नीचे तक लटका हुआ रहेगा और यूटेराइन हॉर्न में तनाव आ जाता है, ठीक है ना। ईस्ट्रस में अपन ने क्या पढ़ा, इसे हीट या ताव भी कहते हैं, स्टैंडिंग टू माउंटिंग बिहेवियर कहते हैं, क्योंकि मादा पशु खड़ी रहती है, नर को अपने तरफ ऊपर चढ़ने देती है। इस अवस्था में ग्राफियन फॉलिकल पूर्ण विकसित हो जाती है, ईस्ट्रोजन हार्मोन भी अपनी पूर्ण क्षमता के साथ स्रावित होता है। वेजाइना से म्यूकस स्त्रावन लंबा रेखित नीचे तक होता है, यूटेरियन हॉर्न में ताव आ जाता है। आगे पढ़ते हैं अपन मेट ईस्ट्रस अवस्था। कौन सी अवस्था पढ़ रहे अपन, मेट ईस्ट्रस अवस्था। अब इस अवस्था में ईस्ट्रोजन स्तर कम तथा प्रोजेस्टेरोन स्तर बढ़ता। क्या बोल रहे हैं, देखो इस अवस्था में क्या होता है कि ईस्ट्रोजन का स्तर कम तथा प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ता है। प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ता है, इसी कारण इसको प्रोजेस्ट्रोजेनिक फेज भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, मेट ईस्ट्रस और डाइस्ट्रस को प्रोजेस्ट्रोजेनिक फेज भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ता है और पहली दो में ईस्ट्रोजन का स्तर ज़्यादा था, तो उसको ईस्ट्रोजेनिक फेज बोल रहे थे, ठीक है ना। समझ में आया। गाय एवं भैंस में इस अवस्था में अंडोत्सर्ज होता है, किसमें, अधिकतर जानवरों में तो ठीक है, लेकिन देखो अधिकतर जानवरों में क्या होता है कि अधिकतर जानवरों में जो अंडोत्सर्ज होता है ना मध्य चक्र के लास्ट में हो जाता है, ईस्ट्रस के लास्ट में हो जाता है। लेकिन गाय एवं भैंस में
क्या बोल रहे हैं, गाय एवं भैंस में मेट-स्ट्रस अवस्था में अंडोत्सर्जन होता, जबकि अधिकतर जानवरों में मध्य चक्र के आखिरी में हो जाता। और खरगोश, बिल्ली और ऊँटनी, इनमें जो अंडोत्सर्जन होता है वो मेटिंग के बाद होता है। किस किस में, खरगोश में, बिल्ली में और ऊँटनी में जो अंडोत्सर्जन होता है वो मेटिंग के बाद होता है। आगे देखिए, इस अवस्था में ग्राफिन फॉलिकल सीएल में बदल जाते हैं। जो ग्राफिन फॉलिकल थी वो कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाती है और कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण होता है। समझ में आया? आगे बढ़ते अब डाइस्ट्रस पे। अपन डाइस्ट्रस का महत्वपूर्ण है कि देखो, मेटास्ट्रस को अपन और क्या बोल सकते हैं, तो मेटास्ट्रस को अपन बोल सकते हैं पोस्ट स्ट्रस पीरियड भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रस के बाद आ रही, तो पोस्ट स्ट्रस पीरियड भी बोल सकते हैं अपन मेटास्ट्रस को। आगे आता है अपने पास डाइस्ट्रस। क्या आ रहा है भैया, डाइस्ट्रस, यह सबसे लंबी अवस्था है। क्वेश्चन बन सकता है कि स्ट्रस साइकिल की सबसे लंबी अवस्था डाइस्ट्रस। इसे मध्य विश्राम अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत, जो एंडोमेट्रियम परत होती है, मोटी हो जाती है। इस अवस्था में कार्पस ल्यूटियम परिपक्व होकर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण करके गर्भाशय को बनाए रखती है। क्या बोल रहा हूँ, डाइस्ट्रस सबसे लंबी अवस्था है, विश्राम अवस्था भी कहते हैं। गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत मोटी हो जाती है। सीएल परिपक्व होकर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण करती है। ठीक है ना? अब आगे देखते हैं अपन। देखो, विभिन्न प्रकार के जानवरों में पशु का नाम है प्रोस्ट्रस, स्ट्रस, मेटस्ट्रस और डाइस्ट्रस का क्या क्या समय होता है वो अपन देखेंगे। सबसे पहले गाय एवं भैंस में प्रोस्ट्रस 3 दिन का, स्ट्रस होता है 12 से 24 घंटे का। ठीक है ना? 12 से लेकर 24 घंटे का अपने पास होता है स्ट्रस। मेटास्ट्रस होता है 3 से 5 दिन का, डाइस्ट्रस होता है 13 से 14 दिन का। घोड़ी में जो प्रोस्ट्रस होता है वो 3 दिन का होता है। स्ट्रस होता है वो 4 से 7 दिन का होता है। मेटास्ट्रस होता है 3 से 5 दिन का और डाइस्ट्रस होता है 6 से 10 दिन का। सीप और गोट में प्रोस्ट्रस होता है 2 से 3 दिन का, स्ट्रस होता है 1 से 2 दिन का और मेटास्ट्रस होता है 3 से 5 दिन का, डाइस्ट्रस होता है 7 से 10 दिन का। सूरी में प्रोस्ट्रस होता है 3 दिन का, स्ट्रस होता है 2 से 4 दिन का, मेटास्ट्रस 3 से 4 दिन का और डाइस्ट्रस 9 से 13 दिन का। एक बार और सुनिएगा, गाय भैंस में प्रोस्ट्रस 3 दिन का, स्ट्रस 12 से 24 घंटे का, मेटास्ट्रस 3 से 5 दिन का और डाइस्ट्रस 13 से 14 दिन का। घोड़ी में प्रोस्ट्रस 3 दिन का, स्ट्रस 4 से 7 दिन का, मेटास्ट्रस 3 से 5 दिन का, डाइस्ट्रस 6 से 10 दिन का। सीप और गोट में प्रोस्ट्रस 2 से 3 दिन का, स्ट्रस 1 से 2 दिन का, मेटास्ट्रस 3 से 5 दिन का, डाइस्ट्रस 7 से 10 दिन का। सूरी में प्रोस्ट्रस 3 दिन का, स्ट्रस 2 से 4 दिन का, मेटास्ट्रस 3 से 4 दिन का और डाइस्ट्रस 9 से 13 दिन का। ठीक है? आगे बढ़ते हैं अब अपन।